पिछली बार हमने इस टॉपिक को शुरू किया था तो हम नदियों की बात कर रहे थे और हमने देखा था नदियां एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, बहुत विषय इम्पोर्टेंट है। तो नदी का हमने देखा कि नदी होती क्या चीज है। नदी एक ऐसा पानी का एक स्रोत है जो कहीं से शुरू होके चलता है। नदी की डेफिनेशन समझ लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो नदी और नाले में फर्क नहीं रहता। नदी का एक स्रोत होता है जहां से वो स्टार्ट होती है, उसका एक पर्टिकुलर मार्ग होता है चलने का, जिसको कोर्स बोलते हैं। उस कोर्स से होके ज्यादातर ये मीठे पानी की होती है, एक आध खारे की भी है और उसके ऊपर भी बात करेंगे बाद में। ज्यादातर मीठे पानी की होती हैं और ये अंत इनका या तो किसी समुद्र में जाके खत्म होता है, या किसी नदी में होता है, या किसी झील में होता है। हो सकता है एक नदी दूसरी नदी में मिल जाए, ये भी हो सकता है, या किसी एक बड़े सागर में जाके मिल सकता है, जैसे मेडिटेरियन सी है, कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, इनमें जाके भी मिल सकता है। तो हमने ये देखा था। फिर हमने देखा था ये ग्रेविटी से चलती है। चलने का इसका कारण क्या है, कोई इसको धक्का नहीं मारता, ये गुरुत्वाकर्षण से ढलान के कारण अपना कोर्स चुनती है और चलती जाती है। इसकी स्पीड उस ढलान के ऊपर डिपेंड करती है। और हमने देखा था नदी हर कॉन्टिनेंट में है, दुनिया के हर किसी भी महाद्वीप में जाएं आपको ये नदी मिलेगी है। और कुछ नदियां हमने देखा कि इतनी बड़ी होती हैं कि एक महाद्वीप को, पूरे महाद्वीप को पार कर रही है। जैसे हमने अमेजन नदी देखा था, यहां से शुरू होके पेरू में, यहाँ से शुरू होके और यहाँ खत्म होती है अटलांटिक ओशन में, तो लगभग पूरा महाद्वीप पार करके, है ना, आर पार। और फिर हमने इसके बारे में थोड़ा सा देखा था कि कैसी कैसी धारणाएं, कैसी कैसी माइथोलॉजी कुछ देशों की जुड़ी हुई है। कि भैया जैसे यूनानी लोग सोचते थे कि एक नदी है जो नरक के चारों तरफ है, वहां पे अगर कोई भी जाएगा तो उसको इस नदी को पार करना होता है। उसको चलाने वाले आदमी का नाम चेरोन है, वो उसको लेके जाता है, मरे हुए लोगों को पार कराता है। और नॉर्स माइथोलॉजी में हमने देखा था कि इसके यामीर नाम का देवता है, उसके वो दानव था, उसके हिसाब उसको और उससे ही सारी चीजें बनी हैं। फिर हम अपने देश में भी हमने देखा था कि गंगा को हिमालय की बेटी माना जाता है और पार्वती की बहन माना जाता है ना। और स्वर्ग से इसको नीचे लाने वाला भगीरथ था, भगीरथ ऋषि थे, वो लेके आए। और इसी तरह से यमुना है, वो यमुना को काला काली करते हैं क्योंकि वो उसके पापा सूरज थे और उसकी मम्मी बादल थी, है ना, संजना जिसको बोलते हैं। तो क्योंकि वो इतना तेज लाइट थी तो उसकी माँ जो है आंख बंद करती रहती थी, देखती नहीं थी, तो इसलिए वो थोड़ी सी सांवली हो गई, ऐसा बोला जाता है। और यम की बहन है, यम की जुड़वा बहन है। यम कौन है? जो मृत्यु का और उसका देवता है ना, उसको माना जाता है। और ये यमुना जो है यहाँ पे मथुरा के किनारे आप देख रहे हैं बहती हुई जा रही है, थोड़ी सी इसका पानी काले रंग का ही है। और फिर हमने देखा था कि कुछ और माइथोलॉजीज में भी, जैसे बाइबल में भी है, जैसे पिशोन नदियां, चार, ये तीन चार नदियां जो बताया गया कि अदन की वाटिका से, गार्डन ऑफ ईडन में से निकली थी, जिसमें टिग्रिस है, ये इफ्रेटिस है, पिशोन है, गीहोन, ये चार नदियां थी है, ये बताया जाता है। फिर हमारे देश में बैतरनी नदी है, जिसको पार करना जो बुरे आदमी है उसमें ऐसे फंस जाते हैं, जो भले आदमी है वो पार चले जाते हैं कर्मों के हिसाब से। फिर ब्रह्मपुत्र के बारे में देखा कि ब्रह्मा का बेटा है। फिर हमने यमुना नर्मदा नदी के बारे में देखा था, इसकी शुरुआत कैसे हुई कि लॉर्ड शिवा जो बैठे हुए थे पसीने में, तो पसीना जो गिर रहा था उनका, उसी से वो इकट्ठा होकर नदी बन गया। तो ये एक माइथोलॉजी। फिर हमने देखा था कि कैसे नदियां की एक बड़ा इसका इंपॉर्टेंस रहा है मनुष्य के साथ है। सारी सभ्यताएं जो है नदी के साथ साथ चली हैं, हम इसको देखेंगे। फिर हमने देखा था कि कैसे मिस्र की जैसे सभ्यता नील नदी के किनारे किनारे, ये नील नदी है दुनिया की सबसे लंबी नदी, इसके ऊपर ये सारी मिस्र की सभ्यता बनी। फिर हमने मिस्र के बारे में थोड़ा देखा था, स्फिंक्स के बारे में देखा। फिर हमने देखा था मिस्र के साथ साथ एक मेसोपोटामिया में, जो कि ये इलाका जो यूफ्रेटिस नदी, टिग्रिस नदी के इलाका जो है, इन दोनों नदियों के किनारे पे ये सभ्यताएं बसी, दुनिया की सबसे पुरानी। तो सबसे पहले हमने देखी थी ये सुमेर की सभ्यता जो 6000 साल पुरानी है ना, 6000 साल पुरानी सबसे पहले सुमेर की सभ्यता। जब सुमेर का एक हुम्मुराबी जो एक वहां का राजा था, उसने उस जमाने में 6000 साल पहले जो कायदे कानून बने, लॉज बनाए, सिविल को लॉज बनाए, वो इतने समझदारी से बनाए गए थे, इतना बुद्धिमान आदमी था उस जमाने के हिसाब से, कि वो आज तक माने जाते हैं वो कोड्स, जो होमोरामी कोड है। और इसको इतना आदर दिया जाता है कि आज भी दुनिया की बहुत सारी बिल्डिंग्स में, यहाँ तक कि अमेरिका की जो बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं,
उनमें भी आपको कई जगह हम्मुराबी की फोटो ऐसी दिख जाएगी। जैसे ये हाउस चैम्बर है यूएस कैपिटल में, वहां पे ये हम्मुराबी की फोटो लगी हुई है। और हम्मुराबी का इसने इस तरह के पिलर्स पे वो कोड लिखे थे। उस समय किताबें तो होती नहीं थी, तो पत्थरों के ऊपर ऐसे पूरे जो नियम थे वो इस 8 फुट ऊंचे पत्थर पे उन्होंने लिख दिया। फिर उसके बाद जब ये सुमेर का एम्पायर डाउन होने लगा तो असीरियंस एम्पायर सामने आ गया। ये भी इसी इलाके में बना। हरान, निन्वे, अशूर, ये मेन इलाका था। अशूर, असीरियंस को इसलिए बोला जाता क्योंकि असीरी, ये अशूर उनका कैपिटल था। ठीक है। और इन्होंने बहुत क्रूअल लोग माने गए थे। इन्होंने पूरे इलाके को जीत के एक बड़ा एम्पायर बनाया और उन्होंने इस पूरे इलाके में इन्होंने इसको, इसमें आज का टर्की और बहुत सीरिया और इजराइल सब कुछ इनके एरिया में आ जाता है। इजिप्ट तक इनका एम्पायर फैल गया था। फिर जब ये भी इसी नदी के किनारे किनारे बैठे और इन्होंने, फिर हम देखते हैं कि ये इन्होंने बहुत बड़ा एक शहर जो टिग्रिस नदी के किनारे है, इसमें आपको निम्रोद शहर, यहाँ पे आपको लाइब्रेरी भी थी, उस जमाने की लाइब्रेरी, जो कि बहुत हजारों उसमें जो लेखा इकट्ठा किए गए थे। तो ये बड़ी फेमस लाइब्रेरी उस जमाने में यहाँ की असूर की मानी गई। फिर असीरियन एम्पायर जब डाउनफॉल, असीरियन एम्पायर का डाउनफॉल होने लगा तो बेबीलोनियन एम्पायर आ गया है। बेबीलोन जो आज का इराक में है। असीरियन एम्पायर भी इराक में ही था और ये बेबीलोनियन एम्पायर भी इराक में ही था। इन्होंने हैंगिंग गार्डन्स बनाए और इनका सबसे बड़ा राजा था नेबुकदनेस्सर II। नेबुकदनेस्सर राजा ने ये सब बनाया था और वो एम्पायर भी बहुत बड़ा, लगभग ईरान और पूरा ये इलाका जो है, टर्की, ये पूरा उस समय का नोन वर्ल्ड। उस समय दुनिया को पता नहीं था कि इतनी बड़ी दुनिया है ना। वो सोचते थे बस यही दुनिया है। तो नोन वर्ल्ड जितना था उसको लगभग उनके हिसाब से उन्होंने उसको जीत लिया था। और इतना बड़ा, यहां तक कि इंडिया के किनारे इंडस रिवर तक, देखिए गुजरात का कुछ हिस्सा, पंजाब का कुछ हिस्सा, ये सब इस एम्पायर में था। बहुत अच्छा रोड नेटवर्क था इनका। और ये इतनी बड़ी सभ्यता इस टिग्रिस नदी और इफ्रिटिस नदी के किनारे बसी। ठीक है। फिर हमने देखा था उन्होंने ये कोड बनाया था, उनकी सेना देखी थी, फिर वहां पे जोरोस्ट्रियन धर्म। फिर इसके बाद जब आया तो पर्शियन एम्पायर आ गया। बेबीलोनियन एम्पायर डाउन होने लगा तो मेदो पर्शियन एम्पायर आ गया। उसमें डेरियस राजा सबसे बड़ा हुआ, उसने सबको जीता। फिर हमने देखा था कि कैसे कुछ देशों की सभ्यताएं, ज्यादातर बड़ी बड़ी सभ्यताएं जितनी भी हैं, वो हमने, जैसे हमने देखा शूर, ये सब देखा इस किनारे में। उसी तरह से चाइनीज जो सभ्यता थी वो येलो रिवर है ना, येलो रिवर के किनारे ये पूरी सभ्यता बनी। इसको येलो रिवर क्यों कहते हैं, देखिए यहां से मैं बताऊंगा उसको भी बारे में। ये 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 चाइना की सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट, कितनी बड़ी रिवर है देखिए है। और इसको मदर ऑफ सिविलाइजेशन, चाइनीज मदर ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है। चाइना की सभ्यता की मां माना गया इसको है। ये सभ्यता यहाँ बसाई गई, इसको मदर रिवर बोलते हैं देखिए। और वांग ही वैली से शुरुआत होती है, इसको येलो रिवर बोलते हैं। और क्योंकि ये येलो क्यों कहलाती है, क्योंकि देखिए यहाँ जो पत्थर है, पहाड़ है जिसमें से होके आती है, देखिए कितनी बढ़िया फोटो है, कहां से कैसे पहाड़ों के बीच में चल के आती है। तो क्योंकि पीले पत्थर के बीच में से निकल के आती है तो इसके अंदर पीली मिट्टी मिल जाती है, और पीली मिट्टी होने के कारण से इसका रंग ऐसा पीला हो जाता है, इसलिए इसको येलो रिवर बोला गया। और इसको सॉरो ऑफ चाइना भी बोला गया, चाइना का दुख का कारण, क्योंकि ये हर साल वहां पे लगभग बाढ़ लेके आती है, बड़ा विनाश भी करती है। तो आप देख रहे हैं कैसा पीला पानी है, इसलिए इसको येलो रिवर और चाइना सॉरो भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक निक नेम है। ये इसको यांगसी रिवर भी बोलते हैं, चाइनीज भाषा में यांगसी रिवर, या इंग्लिश में बोले तो वो येलो रिवर। फिर हमने देखा था कि यहाँ तक हमने देख लिया था। तो यहाँ पे एक बात, पिछली बार बर्नाली हमारे बीच में थी, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये जो असम में ये आजकल बांध बनाए जा रहे हैं, एम्बैंकमेंट्स, बांध भी नहीं कहेंगे, मतलब एक किनारा बना, मुंडेर जैसी बना देते हैं ऊंची सी, ताकि पानी उधर से इधर ना आए। तो इसके ऊपर एक बड़ा ही विरोधा, बड़ी अजीब सी बात है ये, कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं और इसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ है, और इससे बल्कि और ज्यादा नुकसान हुआ है। और गवर्नमेंट इस चीज को समझ नहीं रही है और हर साल इसमें और ज्यादा खर्चा करती है। इस साल भी जो है, इस बाढ़ के बाद 50,000 करोड़ रुपए का इस पे इन्होंने वो किया है कि 50 करोड़
रुपए हम इस पे खर्चेंगे ताकि इस बैंक को फिर से रिपेयर करा जाए और ये किया जाए, पर ये बहुत नुकसान देता है? और ये कैसे कैसे देता है, क्योंकि ये बह जाता है बारिश में, बाढ़ में, और फिर कैसे नुकसान होता है इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये बांध, देखिए यहाँ पानी पूरा भर गया और ये बांध को तोड़ दिया। एक छोटा सा वीडियो है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कैसे ये बांध ये रोकने से पकड़ने से रुकेगा तो है नहीं, पर बेचारा देख रहा है कैसे उनका बांध जो है पूरा टूट रहा है। लोग बड़ी चिंता में है क्योंकि अब इनके घरों में पानी भर जाएगा। माटी गेलो अब क्योंकि ये मट्टी है, इसमें कुछ सॉलिड चीज तो डाली नहीं है, कुछ पत्थर वत्थर नहीं है, तो इसमें जान तो है नहीं। जरा सा गीला हुआ, मट्टी फटी, और बस एक बार पानी को जगह मिलनी चाहिए निकलने फिर तो फैलती चली जाएगी जगह, है ना। अब आप देख रहे हैं कि कैसे ये जो मट्टी का बांध है पूरा ढह गया। ठीक है, तो ये जो बांध बनाए जा रहे हैं इनका ये हश्र हो रहा है। अब इससे फायदा या नुकसान क्या है? देखिए पहले क्या था, ये असम में बाढ़ आना कोई नई बात नहीं है। मैंने इस पर स्टडी की तो मैंने देखा कि ये कई 100 सालों से हर साल यहाँ बाढ़ आती है। ब्रह्मपुत्र के जो तराई का एरिया है उसमें बाढ़ आती है, छोटे मोटे बाढ़ आते रहते हैं, बारिश वहां ज्यादा होती है। तो लोगों ने उसमें जीना सीख लिया था। उन्होंने बांस के बड़े बड़े बंबू बना के उसके ऊपर 5 फीट ऊंचा घर बनाते थे ताकि बाढ़ आए, नीचे से पानी बह के चला जाए और उनका घर सुरक्षित रहे। और जब वो पानी बह के चला जाए तो अपने साथ जो फर्टाइल मट्टी, जो उपजाऊ मट्टी लेके आया है वो खेतों में छोड़ के चला जाएगा और फिर इनको खेती करने के लिए भी अच्छा वो मिल जाएगा। पर इससे हुआ क्या, जब आपने ये बांध बना दिए तो अब क्या हुआ कि अब ये बांध जो है पानी को रोक तो पा रहे नहीं। पहले तो इकट्ठा हो गया पानी एक जगह, और अब जब वो बांध टूटता है तो एक साथ बहुत सारा मलबा और सब लेके आ जाता है खेतों में, है ना, और इसको तोड़ देता। अब जो रुका हुआ एक पानी धीरे 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 जाता, लेवल में आगे बह जाता, वो अलग बात थी। अब आप यहाँ देख रहे हैं पानी बहुत ज्यादा लेवल का एकदम से आया, तो उससे होता क्या है, सब कुछ बह के चला जाता है, उसमें ज्यादा नुकसान हो जा रहा है। ये बांध बनाने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। एक तो ये बांध हो गया कि भैया एक साथ पानी टूटता है तो पानी, अब आपके ऊपर एक एक गिलास पानी फेंकते रहे और या एक बाल्टी भर के पानी फेंक दें, कौन सा नुकसान होगा आपको उससे आइडिया हो जाएगा। तो ये हो रहा है कि एक तरह से बाल्टी भर के फेंकने वाला काम कर रही है गवर्नमेंट, ये लोग ये बना बना के। और क्या हो रहा है, पहले जो मट्टी आती थी, जो बह के आती थी अपने साथ बारिश में या बाढ़ में, वो उपजाऊ मट्टी होती थी। अब क्या हो रहा है, ये एक तरह की रेत आ जाती है, बड़ी रफ है ये, इसमें कुछ नहीं उग सकता। ये जमीन अब बर्बाद हो गई। यहाँ पे चावल धान जो भी बोते थे ये लोग और जो कुछ कर सकते थे इस जमीन पे, अब कुछ नहीं बो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, लोगों के खेत किसी जमाने में बोलते थे हमारा खेत था साहब यहाँ, अब वहां कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा उस पानी में बह के कट के मट्टी, खेत ही गायब हो गया। अब उनके पास सिर्फ कागज कागज रह गए हैं खेत के, खेत नाम की चीज नहीं है वहां पे, है ना। तो वो सारा बह के चला गया क्योंकि ये बांध एकदम से पानी टूट के आता है और इस तरह से खेतों का नुकसान हो रहा है। तीसरा क्या हो रहा है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये है पुब कुनारी, कुनारी एक गांव है डिबरी डुबरी डिस्ट्रिक्ट में, असम में। वहां का सीन है, पूरा खेत बर्बाद हो गया, है ना। हर साल यहाँ पे जो है ये एक तरह की मट्टी आ जाती है जो कि बिल्कुल बर्बाद कर दे रही है। और एक नुकसान क्या हो रहा है, पानी आता भी जोर से है और दूसरा अब जा भी नहीं पा रहा क्योंकि बाढ़ में वो बांध बना हुआ है, बांध जो है आधा टूट गया आधा रह गया, और वो आधा पानी इधर रह गया आधा पानी उधर। अब वो पानी गांव से निकल ही नहीं पा रहा, पानी भरा रह जाता है, वहां पे पानी खड़ा रह जाता है। और जहां पे पानी बारिश के बाद, बाढ़ के बाद निकल जाता है हफ्ते 10 दिन में, अब ये महीनों खड़ा रहता है, और जिससे कि इनको और ज्यादा नुकसान होने लग रहा है ना। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इस बांध की वजह से। और जब पानी खड़ा रहेगा तो आपको पता है उसमें बीमारियां भी हो जाएंगी,
है ना। ये बीमारियां, बच्चों को बीमारियां, सबको बीमारी, मलेरिया, मच्छर। तो और ये नहीं कि इसका कोई साधन समाधान ही नहीं है, बड़ा अच्छा समाधान है दुनिया में, इसको करके भी देखा है। देखिए ये भी असम का ही एक सीन है जहां पे उन्होंने पत्थर डाले हैं, और ये देख रहे हैं आप, इसमें जाल डाला है, लोहे का जाल है और पत्थर डाल दिए हैं। तो जब ये नदी का जो ये है, नदी इस पत्थर को काट नहीं पाएगी, और ये पानी जो है अपना डाइवर्ट होके सीधा अपने मार्ग में चला जाएगा, और इससे कि बाढ़ में बहुत फायदा हुआ है। डिब्रूगढ़ में, डुबरी डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रयोग करके देखा गया है। ये रोमोरिया एक जगह है असम में ही वहां पे इसको प्रयोग करके देखा, तो ये बांध इस तरह का बनाए तो भी फायदेमंद है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और मट्टी को रोकने के लिए पुराने जो तरीके हैं, देखिए ये कैसे छोटी, ये बड़ी नदी पे तो नहीं हो सकता, कोई कहे ब्रह्मपुत्र में ऐसा बना देंगे, तो ये छोटी नदियों पे ऐसा बनाते हैं, बांस के ऐसे खूंटे से गाड़ देते हैं झुंड में, तो मट्टी जो है बह के नहीं जाती, है ना। और पानी का बहाव भी स्लो हो जाता है, पानी रुक के जाता है और मट्टी जो है वहीं रुक जाती है, खेतों का कटाव नहीं होता, जो मट्टी जो बह के खेतों की बह जा रही है, खेत के खेत बह जा रहे हैं, वो बच जाते हैं। और एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब बाढ़ आती है, पानी भर जाता है, जानवरों के पास पानी एकदम से पानी खड़ा हो जाता है, तो ये बेचारे जानवर कहाँ जाए, इंसान को तो चलो ठीक है भैया यहाँ से दूसरी जगह चला गया, ये बेचारे कहाँ जाएंगे। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क के में जो बड़ा एंडेंजर्ड इंडियन राइनो है, सिंगल हॉर्न वाला, अफ्रीकन और राइनो में और इंडियन राइनो में फर्क है। हमारा जो इंडियन राइनो है उसका एक सींग है ना, यहाँ पे देख रहे हैं एक सींग, अफ्रीकन होता तो यहाँ पे एक छोटा सींग और होता उसके पास, है ना। ये साइज में भी थोड़ा छोटा होता है, पर ये इंडिया में सिर्फ काजीरंगा असम में मिलता है, ये बहुत एंडेंजर्ड है। और जब ये ऐसे आ जाता है तो कुछ खराब लोग हैं जो कि शिकारी हैं, जो इसके सींग के पीछे पीछे बेचारे को मार देते हैं, उनको ये बड़ा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ये खड़ा मिल जाता है बाहरी, है ना, पानी भर गया तो बाहर आ जाता है, बाहर आते ही इसको मार देते हैं बेचारे को, और इसके सींग को ये पोचर्स काट काट के ले जाते हैं। तो हमने देखा कि ये बांध बनाने से कितना नुकसान हो रहा है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, देखिए आइडिया के लिए बता रहा हूँ आपको, कभी जाए तो ये लोअर असम कहलाता है, ये अपर असम कहलाता है, तो अपर और लोअर के बीच में है बिल्कुल ये, है ना। और इसके साथ साथ दो तीन और यहाँ पे, आपको ये एक दो निमरी, ओरांग, मानस, ये सब भी नेशनल पार्क्स हैं, ये भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे चलें, हमारे बीच में बरनाली आई है क्या? बरनाली को मैं अनम्यूट करना पड़ेगा। बरनाली आप अनम्यूट हो पा रहे हैं? एक सेकेंड मैं करता हूं। गीता? बरनाली जी है नहीं, अश्विनी जी। बरनाली जी नहीं है, अच्छा अच्छा ठीक है। वो नहीं, बरनाली है, बरनाली है। हेलो बरनाली जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वो अनम्यूट नहीं, आपने परमिशन दे दीजिए ना उसको अनम्यूट करने नहीं, परमिशन है उनको। अच्छा, तो वीडियो भी ऑन कर लीजिए बरनाली जी आप। हेलो सर। हाँ, तो हमारे बीच में बरनाली है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, ये असम में रहती हैं और इन्होंने इस पे थोड़ा स्टडी भी किया है कि कैसे ये जो बाढ़ आती है और ये जो बांध आते हैं, इससे क्या नुकसान और क्या फायदे हो रहे हैं, इन्होंने इस पे थोड़ा सा स्टडी किया। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप थोड़ा सा अपना वहां, क्योंकि ये वहीं पे है, वहां सब कुछ देख रही हैं, तो उसको ये खुद अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। और इन्होंने आर्टिकल भी लिखा था इसके ऊपर, तो मैं बरनाली जी को 5 मिनट देता हूं कि वो थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। जी थैंक यू सर, मुझे ये मौका देने के लिए। मैं असम से बिलोंग करती हूँ, और असम में अभी तो बाढ़ बहुत कम हो गया है। आज से मतलब 10 साल पहले की बात बहुत ज्यादा होती थी। जब मानसून टाइम आते हैं, बारिश गिरना शुरू हो गया तो पूरा नदी पूरा भर जाते हैं, और उसके बाद फ्लड। तो पहले फ्लड आते थे उस टाइम, ये जो रिवर बैंक माउंटेन, असमीज में इसको मथौरी कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे बांध बोल देते हैं, नदी का किनारा, या इंग्लिश में एम्बैंकमेंट बोल देते हैं जी।
तो पहले वो आइडिया नहीं था, वो बनाया नहीं था। तो क्या होता था, पूरा फ्लड बाहर आ जाते थे। वो खेत हो गया या घर में जहाँ भी जाते थे पूरा फैल के चले जाते थे। फिर धीरे धीरे वो कुछ दिनों में वो खत्म भी हो जाते हैं और नदी अपना रास्ता ले लेती है। उस टाइम क्या होता था, उससे फ्लड की वजह से पूरा जमीन उपजाऊ हो जाते थे और अच्छे फसल देते थे। उसके बाद फ्लड इतनी बढ़ने लगे तो फिर गवर्नमेंट और इन लोगों ने ये लिया कि उन लोगों ने ये बैंक रिवर जो माउंटेन बनाने का जो स्कीम है वो बना दिया। उससे क्या हुआ, उससे लगभग 7 to 8 years कोई फ्लड नहीं हुआ। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि फ्लड नहीं है, तो लोगों की परेशानी खत्म हो गई है। अगर फ्लड होता है तो लोगों के रहने की जगह नहीं होती है, जो पशु पक्षियाँ होती है, मतलब यहाँ पे ज्यादातर गाय बैल ये सब रखते हैं, भैंस ये सब रखने के लिए जगह नहीं होते। तो फिर लोगों को बहुत खुशी हुई कि ये बहुत अच्छे से काम चल रहा है। लेकिन ये बनाने की वजह से क्या हो गया, नदी अपना एक ही रास्ते से जा रही थी। वो अपना उसी से क्या होता है, एक जगह पे अगर हम लोग पानी रखेंगे तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे उसको पोल्यूटेड होते रहते हैं। जैसे कि हम लोग अगर अगर हम एक बकेट में भी रखेंगे तो एक दिन 2 दिन 1 हफ्ते के बाद उस पे थोड़ा सा काला या ग्रीन कलर का उसमें कुछ हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और नदियों में भी सेम वैसे ही हुआ कि धीरे धीरे वो जो नीचे का एरिया है, जो मिट्टी वाला एरिया है, वो ये पोल्यूशन होते 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 बाद में जब ये जो माउंटेन बनाया है वो तो पानियों की प्रेशर की वजह से टूट जाता है, क्योंकि वो मिट्टी है, उसमें पत्थर कंकड़ ये सब नहीं होता है। तो प्रेशर की वजह से जिस जगह से वो टूट जाता है उसी जगह से पूरा एरिया खराब हो जाता है। जैसे खेत के लिए जो मिट्टी चाहिए वो थोड़ा अलग होता है। जैसे डेजर्ट में जैसे मिट्टी होता है ना, उस टाइप का पूरा एरिया, बहुत दूर तक पूरा खेत हो गया, लोगों की घर हो गया, तालाब हो गया। मैंने यहाँ तक देखा है कि जो लोगों की तालाबें होती, घर में तो बैक साइड में तालाब होती है, ये रूरल एरिया में ज्यादा दिखने को मिलता है। पहले तो घर के बाद जो पीछे के एरिया है वहां पे हर लोगों के घर में एक छोटा सा या किसी के पास बड़ा भी होता है, तालाब होता है। और छोटे वाले को पोखर कहते हैं, बड़ा वाला को तालाब कहते हैं। उसमें लोग मछलियां भी पालते हैं। और तो वो सब पूरा फिलअप हो जाते हैं उस मिट्टी से। मतलब वो जो डेजर्ट में जिस तरह की मिट्टी मिलता है ना, उसी तरह से वो तो खेत में काम नहीं आता है। उसमें जितना पानी डालोगे उतना ही वो अपना पानी सूख लेता है, वो किसी काम का नहीं होता है। तो वो पूरा खेत के जितना भी जमीन है वो सब ये स्पॉइल, पूरा बर्बाद हो जाता है। तो इसी हिसाब से फिर अब गवर्नमेंट के थ्रू ये सब हो ही रहा है, बना रहा है। फिर पानी के प्रेशर से फिर टूट जाता है। अब इस बार नदी ने ये रास्ता बना लिया, फिर मतलब प्रेशर इस जगह पे ज्यादा हो गया, नेक्स्ट ईयर में और किसी और जगह में वो प्रेशर वाला एरिया ज्यादा कहीं और होगा। ऐसे करके असम के अभी बहुत सारे जगह पे ऐसे जो जमीन है, खेत का जमीन, वो अभी उपजाऊ के लायक भी नहीं है, एकदम से बर्बाद हो गए हैं। और इससे नदी में, अगर नदी पोल्यूटेड हो गया तो नदी में रहने वाला जीव वो भी ये धीरे धीरे वो भी ये मरने लगे। जैसे मछली हो गया, और एक यहाँ पे और एक चीज मिलता है, रिवर डॉल्फिन। डॉल्फिन का छोटा सा डॉल्फिन तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे उसको रिवर डॉल्फिन कहते हैं। वो आयुर्वेदिक में वो उसको बहुत मान्यता है, उसमें बहुत यूज करते हैं ये। वो भी धीरे धीरे कम होने लगे, धीरे धीरे मतलब अभी तो हमारे यहाँ पे जो भी रिवर्स है वो दिखते भी नहीं। ब्रह्मपुत्र में भी बहुत कम हो गया है, बाकी रिवर्स में तो हो ही गया है, बाकी रिवर्स में तो दिखने को इतना मिलता ही नहीं। फिर भी ब्रह्मपुत्र में पहले तो देखा जाता था, लेकिन अभी तो वो भी मतलब हम लोगों को नहीं दिखने को नहीं मिलता है। मतलब ये जो बनाया गया है
इससे नुकसान ज्यादा ही मतलब हो गया है। फ्लड तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने इसके ऊपर स्टडी किया उसी हिसाब से फ्लड नेचर ने कुछ ऐसे ही नहीं रखा है। नेचर ने हर चीज को कुछ उसका मीनिंग दे के ही उसको बनाया है। तो फ्लड भी उसी के लिए था कि फ्लड हो जाएगा पूरा। फ्लड खत्म होने के बाद वो जो एरिया जमीन वगैरह वो पूरा उपजाऊ होते थे और उससे अच्छे फसल देते थे और फार्मर्स को उससे बहुत प्रॉफिट भी होते थे। लेकिन अभी तो यहाँ बर्नाली का नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, खैर कोई बात नहीं। थैंक यू बर्नाली, मैं आपने बताया अपना फर्स्ट हैंड तो बहुत ही खराब हो। हाँ ठीक है, थैंक यू बर्नाली, आपने बताया, शेयर किया। तो ये हमने देखा कि किस तरह से बांध जो है नुकसान ज्यादा कर रहे हैं, और बर्नाली जो वहां की रहने वाली है उसने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। अब हम आगे चलते हैं। हमने देखा था कि कैसे दूसरे देशों की सभ्यताओं को हमने देखा, अब हम देखेंगे अपने देश में आते हैं थोड़ा सा, है ना। हमारा देश में गंगा नदी है, यमुना नदी है, ये बड़ी बड़ी ब्रह्मपुत्र नदी है, बड़ी नदियां हैं। तो नदियों को पहले हम क्या दो हिस्सों में, हमारे देश में नदियों को दो हिस्सों में बांट देते हैं। कुछ हैं जो हिमालय से शुरू होती है तो उनको हिमालयन रिवर कहते हैं, जो पहाड़ों से हिमालय से शुरू होती है, गंगा यमुना सतलुज रावी झेलम इंडस ब्रह्मपुत्र ये सब, है ना। और कुछ हैं जो नीचे होती हैं, जैसे नर्मदा है, महानदी है, ताप्ती गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये पेनिनसुला क्या हो गई, जो तीन जगह से पानी से घिरा हुआ हिस्सा, ऐसा जमीन का टुकड़ा जो तीन जगह से पानी से घिरा हुआ हो उसको पेनिनसुला बोलते हैं। अगर चारों तरफ से घिरा हो तो हम उसको आइलैंड बोल देते हैं। तो हमारे देश में नदियों को दो हिस्सों में बांटा, ये हमारे लिए याद करने की बात है, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। अब जो हमारे देश की सभ्यता है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बड़ी फेमस, बहुत ही गजब की चीज है जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। पर वास्तव में देखें, हम दूसरे देशों की सभ्यताओं को, मिस्र को और मेसोपोटामिया, इनके ऊपर बड़ा जोर देते हैं, बहुत पढ़ते हैं इसके बारे में, और अपने देश की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देता। इसका नाम संस्कृत में सिंधु है ना, सिंधु घाटी बोलते हैं इसको। इंडिया हिंदी में वो इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली, हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ी और एक पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यहां तक कि देखिए अभी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। सिंधु का मतलब होता है लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, यानी पानी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, पानी का बहुत बड़ा एक बहुत ज्यादा पानी एक जगह है तो उसको सिंधु बोल देते हैं पर्शियन भाषा में, है ना, यानी फारस की भाषा यानी ईरान की भाषा में। और पारसी लोग इसको बोलते थे हिंदू नदी बोलते थे, हिंदू, ठीक है। और जो यूनानी लोग थे, इन्होंने जब पर्शियंस से के बाद यूनानियों का राज आया तो यूनानियों ने जो था इसको बोल दिया इंदोस रिवर। और रोमी राज आया, जब रोम जो इटली वाला राज आया तो उसको बोल देते इंडस उन्होंने नाम दे दिया, और उसी से ये नाम चलता चला गया। ये संस्कृत नाम है इसका, सिंधु। और सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का है वो भी इसी से बना। देखिए जिस तरह से गंगा नदी में कई नदियां मिलती हैं, उसी तरह से इसमें कितनी इंडस में झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ये छोटी छोटी और नदियां मिलके जब ये आगे चलती हैं यहां से, तब जाके ये इंडस नदी बनती है, सिंधु नदी यहां से बनती है, और यहाँ पे वो हमारा सिंध प्रांत आ जाता है, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एक सभ्यता नहीं थी, इसके अंदर कई सिविलाइजेशन थी, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ मोहनजोदारो थी, है ना, और यहाँ पे और छोटी छोटी और भी बहुत सारी चीजें मिली है, हड़प्पा यहाँ थी। और यहाँ पे हमारे को लोथल हमारे देश में गुजरात में यहाँ मिला है, ठीक है। और भी ये बंगतारे और ये छोटे छोटे को ये और बहुत सारी सभ्यताएं हमें से मिलती हैं, और ये सारी सिंधु घाटी के साथ साथ मिलती है। और इसके साथ में एक नदी और थी जिसको सरस्वती नदी बोलते थे, या उसको कई जगह घाघर हाकरा रिवर भी बोलते हैं, घाघर हाकरा रिवर। तो एक याद करने की बात है जनरल नॉलेज की, कि सरस्वती नदी का दूसरा नाम क्या था, या घाघर हाकरा नदी का दूसरा नाम क्या था। तो ये दोनों का नाम सरस्वती या घाघर हाकरा एक ही नदी है,
जो कि हिमालय वाली नदी है ना, हिमालयन रिवर है। और ये तकरीबन यहीं से, इसके साथ साथ यहाँ से चलती थी और ये राजस्थान से होते हुए इस इलाके में आती थी। ठीक है, तो ये नदी अब लुप्त हो चुकी है। और कमाल की बात यह है कि साइंटिस्टों को अभी इसके बारे में पता चल रहा है कि ये नदी यहाँ पे कहाँ से होके जाती थी, ये पानी कहाँ जाता है। इन्होंने इसके बारे में पता लगाने का प्रयास किया है। पर ये सरस्वती नदी का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी इन सभ्यताओं में। अब ये जो है, ये देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके बारे में इसको सोचा गया था कि भैया ये 2500 साल पुरानी है या कुछ ऐसा सोचा गया था। पर अब जब इसके ऊपर रिसर्च हो रही है और छानबीन हो रही है, तो ये पाया गया कि 8000 साल पुरानी भी है ना। पहले इसको 2500 साल ही सोचते थे, पर अब पता चल रहा है कि ये 8000 साल पुरानी, यानी सुमेर की सभ्यता जो थी वो 6000 साल पुरानी है। यानी ये सभ्यता उन सबसे पुरानी सभ्यता है, बहुत पुरानी सभ्यता है। यानी कह सकते हैं अर्लीस्ट, ओल्डेस्ट भी मान सकते हैं इसको, सिविलाइजेशन का, है ना। जहाँ पे आप देख रहे हैं ईंटें हैं, पर्टिकुलर बकायदा से नालियां हैं, सड़कें हैं, गलियां हैं और पक्काई हुई ईंटों से बनाए हुए घर हैं। इसकी खोज कैसे हुई थी? जब कोई कोई मकान बना रहा था तो उसने खोदने के लिए किया, तो उसको पक्की पकाई ईंट मिल गई नीचे, वो बड़ा खुश हो गया, भाई पक्की पकाई ईंट मिल गई, हमारे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। निकालना शुरू किया। तो बाद में पर उसके ऊपर जब रिसर्च हुई तो पता चला भाई ये तो एक बहुत पुरानी सभ्यता है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि हम कहाँ रह रहे हैं, उसके ऊपर रहते हैं। तो ये पता चला हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना। ये इजिप्ट की और मेसोपोटामिया की, जो हमने सुमेर से लेके असूरियंस, बेबीलोनियंस, पर्शियंस, ये सब देखी, उनसे भी पुरानी है ना। कितनी कमाल की बात है हमारे देश में। और ये सारा जो है ये पंजाब और याला इलाके में, जो सतलुज और याला और सरस्वती नदी, देखिए ये सरस्वती यहाँ दिखा रहे हैं, है ना। ये सरस्वती नदी इधर से आती थी, सिंधु में मिल जाती थी। कई जगह इसको यहाँ तक दिखाया है, थार डेजर्ट होती हुई जा रही है, इस तरह से भी दिखाया है। और ये जो थी, ये सिविलाइजेशन यहाँ पे इस इलाके में थी, सारी आप देख रहे हैं इसी इलाके में थी, है। और ये इलाका जो था, यहाँ पे ये लोग रहते थे। और ये इसके बाद क्या हुआ, जब करीब 1500 साल बीसी, 1500 बीसी में क्या हुआ, यहाँ पे कहते कुछ, अब ये सभ्यता क्यों खत्म हुई इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी है। कोई कहते हैं साहब इनके ऊपर लूटपाट करने वाले बाहर से आ गए, अटैक कर करके खत्म कर दिया। कुछ कहते हैं अकाल पड़ गया, कुछ कहते हैं बाढ़ आई, कई बाढ़ लगातार आती रही जिसकी वजह से ये लोग घर से बेघर हो गए, इनके घर मट्टी में दब गए। और ये तो अब वो जब अब कंट्रोवर्सी है तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता कि भाई मैं कह नहीं सकता कि किस तरह से खत्म हुई, पर हम सब जानते हैं कि ये सभ्यता खत्म हो गई। अब हुआ क्या, जब ये खत्म हो गई तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये लोग जो रहते थे इस समय में आर्यंस का आगमन शुरू हुआ। ये जो हमारा आज का कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाला इलाका है, यहाँ से इनकी शुरुआत होती है ना। ये यहाँ से आर्यंस आए और देख रहे हैं कुछ लोग यूरोप की तरफ चले गए, कुछ लोग इधर चाइना की तरफ चले गए, और कुछ लोग जो है यहाँ से इंडिया में आ गए 1500 बीसी में। देखिए एक बात समझने की यहाँ पे याद रखिएगा, 1500 बीसी में ही आर्यंस हमारे देश में आए हैं। ये सब मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। और यहाँ के जो लोग जो थे पहले, अब ये जो लोग थे, ये आर्यंस जो थे, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ये चराने वाले जानवर थे, ये लोग थे। ये पशुओं को पालने वाले, पशुओं के साथ चलने वाले लोग थे, पशुओं पे निर्भर थे, भेड़ बकरियों पे, गाय भैंस पे। और इन्होंने जब यहाँ आके देखा तो यहाँ पे देखा तो बड़ी फर्टाइल जमीन है, यहाँ की तो बड़ी उपजाऊ जमीन है। और इन्होंने क्या किया, जो यहाँ के रहने वाले, जो यहाँ के हड़प्पन और हमने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, उस समय पतन में थे, क्योंकि वहां पे वो धीरे धीरे बाढ़ या अकाल या जो भी कारण से वो सभ्यता डाउन में जा रही थी। लोग कहते, कोई कहता महामारी आ गई थी, बहुत बड़ी बीमारी आई जिससे कि बहुत सारे लोग मर गए और पतन हो गया। तो इस तरह से ये किसी भी कारण से ये सभ्यता डाउन में जा रही थी। और इस समय पे ये कैटल हर्डर्स यानी पशुपालक जो थे, ये सेंट्रल एशिया से ईरान की तरफ से होते हुए हमारे देश में इन्होंने प्रवेश किया। अब यहाँ पे इन्होंने देखा कि ये लोग हैं, तो इन्होंने देखा कि इनको तो बड़ा अच्छा खेती का आइडिया है। आर्यंस को खेती वेती इतनी आती नहीं थी, ये तो पशुपालक थे। तो इन्होंने क्या किया, जो बचे कुचे लोग होते, या तो उनको अपने में मिला लिया, या उनको अपना गुलाम बना लिया, या उनके ऊपर उनके साथ मिक्स हो गए, है ना। कोई भी एक बात है, क्योंकि इनकी भाषा थी संस्कृत।
ये संस्कृत भाषा बोलने वाले थे, और यहाँ ये जो लोग हमारे यहाँ पे रहने वाले थे, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इनकी भाषा संस्कृत नहीं थी। तो इन्होंने अपने आप को ऊंचा समझा कि हम संस्कृत, हमारी भाषा अलग है, हम इनसे ज्यादा वो हैं, पावरफुल है, और इनके ऊपर इन्होंने अपना राज करना शुरू कर दिया। देखिए अब ये इलाके में, सिर्फ इस इलाके तक आए, गंगा के इस इलाके तक, ये सरस्वती नदी देखिए आप, मैं आपको बता रहा था राजस्थान से होकर दिखाते हैं, ये सिंधु में मिल जाती है। और यहाँ देख रहे हैं आप, ये आपको यहाँ पे बहुत, ये एक और कंट्रोवर्सी है सरस्वती नदी में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है दोनों में, कुछ कहते हैं साहब सिंधु सरस्वती नहीं यहाँ थी, कुछ कहते हैं यहाँ थी, पर हमें अब सरस्वती नदी के अवशेष या रिमेन्स, उसके चिन्ह यहाँ पे हमारे को अपने देश में मिलते हैं। तो ये गंधार यानी अफगानिस्तान, जहां से गंधारी आई थी, है ना, या पुरु, और ये असल में क्या हुआ, जब ये आए आर्यंस, तो ये अपने साथ संस्कृत भाषा को लाए, और इस पीरियड को कहते हैं वैदिक पीरियड, है ना, वैदिक पीरियड कहते हैं। और ये लोग जो थे इस सभ्यता में आके, यहाँ पे आके छोटे छोटे इलाकों में, अलग अलग गांव से जाके, गांव गांव करीब ऐसे 5-10 घर एक जगह, 5-10 घर एक जगह, ऐसे अलग अलग बसते, है ना, अपने पशुओं के साथ। और इस पीरियड में, वैदिक पीरियड को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। देखिए हम नदियों के साथ साथ चल रहे हैं, तो हमारे को समझना है कि हमारे देश की सभ्यता में कैसे नदियों का इन्वॉल्वमेंट रहा। और ये जो लोग आर्यंस आए थे, ये भी यमुना, गंगा और गंडकी नदी, जो सदानीरा, एक नदी और आती है सदानीरा, जिसको गंधक नदी कहते हैं, गंडकी ये भी वहां पे इस नदी के किनारे आके ये बस गए। और यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने पहले तो छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे 5-10 लोग ऐसे इकट्ठा होकर रहने लगे। फिर बाद में क्या हुआ, बड़े बड़े परिवार हो गए, बड़े बड़े, तो एक गोत्र का एक पूरा बड़ा परिवार हो गया। फिर उसमें पहले क्या होता था कि भैया एक असेंबली होती थी, अगुवे होते थे, उनकी बात मान लेते थे, पंचायत जैसी होती थी उस टाइप से। पर धीरे धीरे जब जनसंख्या बड़ी होने लगी और एक दूसरे से थोड़ा सा कंपटीशन होने लगा, तो ये जो असेंबलीज थी, इनकी आपस में मिलने का जो पंचायत जैसी थी, वो खत्म हो गई और राजा बनने शुरू हो गए। इन्होंने अपने अंदर एक बड़ा परिवार जो सबसे ताकतवर था, उसको राजा बना लिया, अपना लीडर बना लिया। फिर वो एक दूसरे से लड़ाई करना, ये सब उसके बाद ये शुरू हो गया, ठीक है। और इस वैदिक काल में जो पहला वाला है, अर्ली वाला, है ना, जो पहला वाला वैदिक पीरियड है, जो 1500 से 1000 तक का, ये लेटर वैदिक पीरियड की बात हम अभी देख रहे हैं। जो इससे पहले का 1500 से 1000 बीसी वाला पीरियड था, उसमें ऋग्वेद लिखा गया, ठीक है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और जो उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो बाकी के 3 वेद हैं, ये लेटर वैदिक पीरियड में, जो 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में लिखे गए, ठीक है। तो एक बात इसमें समझने की है कि हमारे आर्यंस जो थे वो 1500 बीसी से पहले हमारे देश में नहीं आए हैं। तो इसका मतलब रामायण, पुराण, महाभारत, ये सब जो है ये 1500 बीसी के इधर इधर का ही इंसिडेंट्स है ना। और इसका अब जो गंगा नदी है, ये हमारे पुराण में, महाभारत में, रामायण में इनका बड़ा महत्व है, क्योंकि ये लोग सारे इसी नदी का, इसमें बहुत वर्णन आता है इस नदी का, गंगा नदी का बारे में इन सारे वेदों में, महाभारत में, पुराण में, रामायण में बहुत जगह जिक्र आता है। तो ये एक नदी बड़ी हमारी फेमस है। अब हम आगे चलते हैं कि कैसे नदियां, कैसे एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए नदी के किनारे किनारे बसते हैं लोग, क्यों बसते हैं हम सब जानते हैं, खाना मिल जाता है भैया, सिंचाई के लिए, खेत के लिए हो जाता है, पानी मिल जाता है पीने के लिए, फिर हमारे एक तरह से एक ट्रांसपोर्ट इधर से उधर जाने के लिए हमारे को मदद मिल जाती है, ठीक है। तो ज्यादातर बड़े बड़े शहर जो हैं वो हमारे बड़ी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जैसे हमारा दिल्ली शहर, हमारा कैपिटल जो है देश का, वो हम देख रहे हैं लाल किला है, लाल किले से लगी, पहले ये यमुना यहाँ तक लग के चलती थी, बिल्कुल इससे सटी हुई चलती थी, है ना। एक तरीके से प्रोटेक्शन भी थी और दूसरी तरीके से नदी के किनारे होता था तो एक सेफ्टी भी रहती थी। तो नदी, ये यमुना के किनारे, ये हमारा दिल्ली शहर जो था, ये शाहजहानाबाद, ये यहाँ बसा हुआ था, ठीक है। और देखिए ये कैलकाटा की हुगली नदी, ये कैलकाटा शहर है। ये देखिए, ये अब जो नया वाला पुल है, लोहे वाला पुल जो पुराना है वो इधर है, जो जिसको आप सब जानते हैं, जो कैलकाटा का बड़ा फेमस ब्रिज है ना, कैलकाटा की पहचान है। तो ये हुगली नदी के किनारे ये कैलकाटा शहर बसा हुआ है। आगे हम चलें, न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका की,
वो हडसन रिवर के किनारे बसा हुआ। ये हडसन रिवर है, देखिए कितनी चौड़ी है, और इसके किनारे आपको ये न्यूयॉर्क सिटी दिख रहा है? यहीं पे ट्विन टावर्स भी थी। वो ट्विन टावर्स अब ये देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रही होंगी, ये पुरानी फोटो है जिसमें ट्विन टावर्स दिखाई दे रही है, ये खत्म हो गई है। अब हम चलते हैं आगे, हंगरी। हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट, ये डेन्यूब नदी है, इसके किनारे ये शहर बसा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो कैपिटल्स और बड़े बड़े शहर बड़ी बड़ी नदियों के किनारे बसे गए हैं। कैपिटल खासकर देशों की राजधानियां, बहुत सारे देशों की राजधानियां ऐसी है, जैसे कि डेन्यूब नदी के ऊपर ही वियना शहर बसा हुआ है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। देखिए ये कितनी साफ नदी। आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पे, हमें आपको इसको देख के सीखना चाहिए कैसे ये डेन्यूब नदी है हंगरी में, यहाँ पे हडसन रिवर है, और यहाँ ये नील नदी है। ये नील नदी है, नाइल नदी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि इजिप्ट में है। यहाँ पे कायरो शहर जो इजिप्ट की राजधानी है, वो भी इसी नदी के ऊपर बसा हुआ है। मैं इस पुल पे कई बार गया आया, और आप अगर जाएंगे तो आपको ऐसे जहाजों में बैठा के घुमाएंगे, यहीं पे आपको डिनर कराएंगे। तो ये वहाँ का एक टूरिज्म का वो है। तो ये नील नदी है, नील नदी के बगल में कायरो शहर बसा हुआ है। फिर हमारा आगरा शहर बहुत पुराना है ना, जो मुगलों की राजधानी था पहले, जब पहले अकबर ने अपनी राजधानी आगरा में बनाई, आगरा के बाद फिर शाहजहां उसको दिल्ली में लेके आया। तो ये जो है आगरा भी जो है यहाँ पे यमुना नदी के किनारे है। पर आप यहाँ पे नदी का हाल देख रहे हैं, यहाँ पे कैसा सब उल्टा सीधा पड़ा हुआ है। अब जाएंगे तो आपको पता चलेगा, पानी में बदबू आती है। तो फिर हम देखते हैं जांगसी रिवर, जिसको येलो रिवर बोलते हैं चाइना की, वो भी देखिए उसके शहर के किनारे, उसके किनारे शंघाई शहर बसा हुआ है। कितना जबरदस्त शहर है ना। पूरा ट्रांसपोर्टेशन और इसका सब कुछ यहीं से होता है। एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है, बहुत बड़ा शहर है। तो ये भी इस नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर हम लंदन की बात करें, इंग्लैंड की कैपिटल जो है, यूनाइटेड किंगडम की अगर कैपिटल की बात करें, तो लंदन जो इंग्लैंड का सबसे बहुत बड़ा एक शहर है, वो भी थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे भी आपको नदी एकदम साफ सुथरी स्वच्छ दिखाई दे रही है। ये थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है ना, ये बिग बैन घड़ी। और ये आप इसको का नाम कोई बताएगा बाद में, तो देखते हैं कौन उसका नाम बता सकता है। ठीक है, देखेंगे लास्ट में। फिर हम चलते हैं आगे। नदियों का और एक रोल है। नदियां जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बहुत सारे रोल्स हैं, तो उसमें से एक रोल है कि ये एक बाउंड्री का काम करती है, पार्टीशन करती है कि भाई ये इलाका तुम्हारा, ये मेरा इलाका। जैसे कि ये एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। इधर अर्जेंटीना है, इधर ब्राजील है, और इधर पराग्वे है। साउथ अमेरिका की 3 बड़ी कंट्रीज हैं। ये ट्रिपल फ्रंटियर बनता है। यहाँ पे 2 नदियों का कन्वर्जन है, 2 नदी आपस में मिलती हैं। और ये नदियां जो है यहाँ पे इधर इस नदी के किनारे देखो 2 नदियां हैं, इगुजा और पराना। ये दोनों रिवर यहाँ पे कन्वर्ज होती हैं। कन्वर्ज मतलब आपस में मिलती हैं, संगम जिसको बोलते हैं। देखिए, और इस जगह पे क्या है, अर्जेंटीना ने यहाँ पे एक अपना पिलर लगा रखा है, पराग्वे ने यहाँ पे पिलर लगा रखा है, ब्राजील ने यहाँ पे अपना एक पिलर लगा रखा है ना। तीनों के पिलर की फोटो है। ये अर्जेंटीना का पिलर है उनके झंडे के हिसाब से, ये पराग्वे का झंडे के हिसाब से है, और ये ब्राजील का पिलर। तीनों ने अपने अपने वहां पे ऑब्लिस्क बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्लिस्क, है ना। तो ये इस तरह के इन्होंने अपने झंडे वहां पे लगा रखे हैं कि भैया ये हमारा इलाका। तो ये बाउंड्री का काम कर रही है। ये 2 नदियां इन 3 देशों के बीच बाउंड्री का काम कर रही है। उसी तरीके से रियो ग्रांडे ये नदी है, एक जो इधर टेक्सास है, इधर अमेरिका है, मैक्सिको और अमेरिका। ये मैक्सिको का टेक्सास जो है अमेरिका का शहर है, और ये जो है मैक्सिको उसका चिवावा शहर है। उसकी जो बाउंड्री है ये स्टेट ऑफ चिवावा है, और ये टेक्सास है, और इसके बीच में से रियो ग्रांडे नदी जाती है। तो ये एक बाउंड्री का काम कर रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया नदी किस तरीके से बाउंड्री का काम करती है। और ये पाकिस्तान और इंडिया, इधर हमारा पाकिस्तान है और ये हमारा सुंदर भारत। ठीक है, अब ये हमारी ये बाउंड्री फेंस है, और आपको दिख रहा होगा इधर भी जमीन है। तो ये देखिए हमारे यहाँ से रोड जाती है, और यहाँ पे भी खेत है हमारे। अगर आप बीएसएफ यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर पे, तो आपको यहाँ से बीएसएफ वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी। जिनके खेत हैं उनको पास मिलता है इधर जाने का। ये अपने जाते हैं वहां खेती वेती करते हैं,
फिर अपने वापस आ जाते हैं अपने इलाके में। यहाँ रहने का इजाजत नहीं है, पर आप खेती, जिनके खेत यहाँ पे हैं, जो बाउंड्री के वजह से आधे उधर रह गए आधे इधर रह गए, तो वो अपनी खेती करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे हमारी रोड बनी हुई है, पेट्रोलिंग करते हैं। इधर पाकिस्तान है, ठीक है। तो इस तरह से एक बॉर्डर का काम करती है। ये प्लीज म्यूट कर दीजिए गीता जी। हाँ, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। और जैसे इंडस रिवर, ये हमारी इंडस रिवर है। ये इंडस रिवर देखिए, चाइना का बॉर्डर यहाँ पे हमारा टच हो रहा है, ये पाकिस्तान इधर हमारा टच हो जाता है, और ये इंडिया। तो ये इंडस रिवर जो है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में हमारा एक बॉर्डर का काम करती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी नदी है जो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर का काम करती है, बाउंड्री का काम करती है, तो आप बता सकते हैं सिंधु नदी या इंडस रिवर जो है वो काम करती है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। एक और नदी है, एक और, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ, खासकर वो बच्चे जो करंट अफेयर्स और अभी जो एग्जाम देने जा रहे हैं। कालादान प्रोजेक्ट एक इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया, कालादान, ठीक है। उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कालादान एक रिवर है, यहां से लेके यहां तक बर्मा के अंदर, ठीक है। ये बर्मा है, म्यांमार, और यहां हमारा, ये हमारा इंडिया शुरू हो जाता है यहां से, ठीक है। ये हमारा इंडिया शुरू हो जाता है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया ने यहां से, कलकत्ता से सी रूट है हमारा समुद्र में, यहां से हम आ सकते हैं 539 किलोमीटर, यहां तक आएंगे सितवे तक। सितवे से हम इस नदी में, नदी होके बाय रिवर यहां तक चले जाएंगे, पलेटवा तक। प्लेटवा से लेके यह ऊपर हमारे देश की बाउंड्री तक हम रोड बनाएंगे। ये 129 किलोमीटर की रोड है। तो ये टोटल प्रोजेक्ट जो है, इसको बोला कालादान प्रोजेक्ट। अब इसकी जरूरत क्या है, हमारे को क्या जरूरत है इधर से जाने की, तो ये थोड़ा समझना जरूरी है। देखिए, ये हमारा है, इसको बोलते हैं चिकन नेक। ये हमारे देश का चिकन नेक बोलते हैं। गर्दन मुर्गी की चोंच ये है, और पूरी गर्दन मुर्गा इधर है, और गर्दन की, मुर्गे की गर्दन यहाँ है, और यहां तक चाइना आया हुआ है। आपने देखा था डोकलाम में जब पंगा हुआ था, ये डोकलाम प्लेटू यही जगह है, यहां तक वो आके उसने अपनी रोड बनाना शुरू कर दी, और इंडिया ने उसको रोका, क्योंकि भूटान भी उसके, भूटान की जगह थी वो असल में। तो ये जगह अगर चाइना यहां तक आ गया और कभी कोई लड़ाई होती है, तो उसको बहुत बहुत आसान है कि इस इलाके से इस इलाके को काट देना, है ना। कोई ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, वो उसकी आर्टिलरी फायर में भी आ जाएगा, और नहीं भी आएगा तो उसको बड़ा आसान है यहाँ तक। अगर वो घुस के आ गया यहाँ तक, तो हमारा ये देश और आधा देश अलग अलग हो जाएगा। तो इसके इलाज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा, ये कैलकाटा से हम शुरू करेंगे, रोड लाएंगे यहाँ तक, यहाँ से कालादान रिवर से होते हुए यहाँ तक जाएंगे, और यहाँ से आधे रास्ते तक, यहाँ से फिर हम रोड से मिजोरम में चले जाएंगे। तो हम, अगर ये हमारा सप्लाई कट भी गई, तो हम यहाँ से अपने देश में फूड, फॉडर, सामान, असला, बारूद जो भी है, हम यहाँ से पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। कालादान प्रोजेक्ट है ना ये कालादान प्रोजेक्ट जो है, ये इंडिया ने बनाया है। तो ये रिवर जो इस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, बाउंड्री का, बाउंड्री बता रहा हूं मैं आपको। उसी तरह से अगर हम नेपाल की बाउंड्री देखें, तो इस साइड हमारी काली नदी है, ठीक है ना, महाकाली रिवर, ये हमारी ये बाउंड्री है। और इस साइड में हमारी मेची रिवर है, ये पूरे में तो नहीं है, थोड़ी सी है, छोटी सी नदी है मेची रिवर, ये इस साइड में आती है। तो ये नेपाल की बाउंड्री भी हमारे देश के साथ दो नदियां इसको बताती हैं, एक मेची रिवर है, एक महाकाली रिवर है। ये हमारे देश का बॉर्डर का काम करती है। तो रिवर्स आर एज अ बाउंड्री ऑफ टू कंट्रीज, यहाँ पे हम देख रहे हैं। और एक बड़ा मजेदार आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ, फेनी रिवर, फेनी रिवर जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक छोटी सी नदी है, जो त्रिपुरा में टच होती है, ठीक है ना। इंडिया और बांग्लादेश में का त्रिपुरा का जो बॉर्डर है वहां पे टच होती है। अब ये जहाँ पे एक जगह आपको दिख रही है ना, ये बड़ी बीच में एक बड़ी, इसके ऊपर ये फेनी नदी है, इधर बांग्लादेश है, इधर इंडिया है। अब हुआ क्या, देखिए, ये है, ये यहाँ पे हमारा, ये हमारा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, ठीक है। और ये सोब्रूम जगह है, ये सोब्रूम ये जगह है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे इंडिया है। अब इस जगह पे ये बांग्लादेश है, और ये हमारा इंडिया त्रिपुरा आ जाता है। इस जगह पे क्या है, ये फेनी नदी बाउंड्री का काम करती है। ये जो है, जिस तरीके से ये फेनी नदी ये
हमारी बाउंड्री का काम कर रही है। अब हुआ क्या यहाँ पे, ये बेचारी थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब लेडी थी, इसका थोड़ा दिमाग कमजोर था, या कह सकते हैं जिसको पागल भी कह सकते हैं। इसको ये बांग्लादेश की जो फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्स थी, उन्होंने इसको करके इंडिया की तरफ भेज दिया कि जा तू उधर चली जा, वहां जा, वहां तेरे को खाना वाना मिल जाएगा, वहां जाएगा। अब ये बेचारी यहाँ आ गई, यहाँ बीएसएफ वालों ने इसको इधर नहीं आने दिया कि भैया तू हमारे देश में कैसे आ सकती है, तू बांग्लादेशी, तू वापिस जा। अब आप कल्पना कीजिए कि ये बेचारी पिछले 11 दिन से, आज से नहीं, ये 2020 का इंसिडेंट है, अप्रैल 12 2020 का इंसिडेंट है। ये 11 दिन बेचारी इस पानी में बैठी रही, और इसी जगह पे, इसी आइलैंड, जो ये छोटा सा टापू जैसा है, इस जगह बैठी रही है, ऐसे बैठी है, इसको कोई पूछने वाला नहीं। 11 दिन तक इधर वाले उधर भगाते, उधर वाले इधर भगाते। बाद में जब और दूसरे लोग आए, सब लोगों ने बोला, तो फिर बाद में इसको बांग्लादेश वालों ने अपने देश में लिया, क्योंकि बांग्लादेश की ही थी, बोलती भी थी कि मैं ढाका से आई, कुछ बोलती थी ऐसा। तो इसको वापस वहां पे लेना लिया। तो ये एक बॉर्डर के ऊपर ये भी एक डिस्प्यूट हो गया था। अब हम देखेंगे जल्दी से, 5 मिनट हमारे रह गए हैं, कि कैसे नदियां एक लड़ाई का कारण भी बन जाती है, एक वेपन का काम बन जाती है। उसको हम कैसे युद्ध में एक वेपन की तरह यूज करते हैं, है ना। जैसे कि एक पुरानी माइथोलॉजिकल हिस्ट्री में बताते हैं कि ये जो हरकुलिस था ना, यूनान का एक हीरो था भैया, जिसने देवता ही था, बताते हैं, जो वहां का जो जूअस राजा, जो सबसे ताकतवर देवता है, उसका बेटा था ये हरकुलिस। और ये जो था, इसने जब मेनियान्स को हराना था, तो इसने क्या किया, उस नदी को का रास्ता बदल दिया, है ना, नदी का रास्ता बदल दिया ताकि उनको पानी ना मिले, और फिर ये जाके उनको जीत पाए। तो ये एक तरीके से इतिहास में भी, पुरानी माइथोलॉजी में भी आता है। और नदियों का पानी का इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता था। जो भी किले बनते थे, जो भी ऐसी शहर, जो पुराने फोर्ट्स बनते थे, उसके अंदर पानी को संजो के रखने का सिस्टम होता था। कोई भी किला आप देखेंगे हमारे देश में, कोई भी देश में ऐसा किला नहीं मिलेगा जिसमें पानी का संसाधन ना हो। और अब चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, जो कि कितना फेमस फोर्ट है, जिसमें कि इसका इतिहास तो मतलब जितनी बार पढ़ो उतना ही मजा आता है ना। विक्ट्री टावर यहीं पे थी, यहाँ पे जो उसने बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी को हराने के बाद। तो ये चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है, इसके अंदर 84 वाटर बॉडीज हैं, 84। और यहीं पे आपको याद भी होगा, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में जब इस पे अटैक किया और फिर बाद में इसको जीता जब, तो इसको जोहर किया था, जोहर कर लिया वो लोगों ने। आग में कूद के जो स्त्रियां मरती थी, सती हो जाती थी, अपने उसको जौहर करते थे। तो एक इसमें 84 नदियां हैं, वो तालाब हैं पानी के, इसलिए इसको वाटर फोर्ट भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, एक जनरल नॉलेज का और एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के कौन से फोर्ट को वाटर फोर्ट कहते हैं, पानी वाला किला किसको कहा जाता है, तो वो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, क्योंकि इसके अंदर 84 तालाब हैं, छोटे बड़े सब मिला के, है ना। और ये इस तरह से बनाया गया कि अगर ऊपर का पानी रिसे तो नीचे वाले में, नीचे वाले का जाए तो और नीचे में, बड़े हिसाब से बनाया गया है इसको, है ना। और इसमें बाउलीज और बहुत सारे तालाब हैं इसके अंदर, ताकि कोई पानी इसमें से बर्बाद नहीं होता है। ये है। अब हम बोल रहे थे वेपन की तरह यूज करते हैं, तो अभी हमारी गलवान की जो लड़ाई हो रही है चाइना के साथ, जो बीच में हुई थी, उसमें भी आप देखेंगे कि पानी का बहुत बड़ा रोल रहा है इस गलवान घाटी का, है ना। अब आप देखेंगे, ये देखिए, ये नदी, ये जो है, ये वो उनके ट्रक्स हैं, ट्रक्स और जेसीबी है, ये ट्रकों में मलबा डाल डाल के गलवान नदी को बंद कर रहे हैं, या बांध बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? ताकि बाद में कभी लड़ाई होगी तो इस बांध को तोड़ देंगे, और ये सारा पानी बढ़ बढ़ करके नीचे आएगा। दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, पानी यहाँ खड़ा हो जाएगा, और ये एकदम से गिरेगा पानी। तो इंडिया के जो भी ब्रिज हैं 255 किलोमीटर आगे, दरबुक श्योक में, दौलतबेग ओल्डी में, है ना, दौलत बेग ओल्डी, और ये दो इस जगह पे इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो चाइना यहाँ पे अचानक से बाढ़ लाने के लिए वो ये बदमाशी कर रहा है। देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे उसने बांध बना दिया है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से उसने इस नदी का कोर्स चेंज कर दिया, नदी का रास्ता चेंज कर दिया। इस पहाड़ को काट काट के देखिए कितने सारे घर बना दिए, टेंट बना दिए, और गाड़ियां खड़ी हैं, ये सारे उसने नदी पहले यहां से बहती थी,
उस नदी को खिसका दिया उसने, और इस जगह की से मलबा, यहाँ से मट्टी काट काट के, पत्थर काट काट के ये जगह प्लेन कर दी है। तो बहुत जबरदस्त स्केल पे वो काम कर रहा है। ये सैटेलाइट से इमेज ली गई है, और जब इससे पूछा गया है ना, जब हमारी देश की सेना और आपस में बातचीत बैठते हैं, आमने सामने बात की गई कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया, बात ही नहीं करते इस विषय में। वो बड़े बड़े अजीब लोग हैं, बात ही नहीं करते कि भैया हम इसके बारे में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। तो ये गलवान घाटी में हम देख रहे हैं कैसे इस नदी को वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। उसी तरीके से अरुणाचल बॉर्डर पे भी हमारे साथ ये बदमाशी चल रही है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो ऊपर से आती है, इस पे इन्होंने क्या किया, बांध बना दिए, 4 नहीं, 1 भी नहीं, 4 बांध बना दिए। एक जगह छोड़ रोका, दूसरी जगह। अब अगर ये जब चाहे, है ना, अगर यहाँ से एकदम से ये सारे, जैसे असम में अभी बर्नाली बता भी रही थी कि हमारे यहाँ पे कितना असम में बाढ़ की प्रॉब्लम रहती है, अगर कभी कोई ऐसी बात हो जाती है हमारे देश में और चाइना के बीच में, अगर ये सारे बांध खोल देता है एक साथ, तो सोच लीजिए क्या बड़ा जबरदस्त यहाँ पे बाढ़ आएगी। ये पूरा इलाका पूरा एक तरह से बम का काम करेगा ये, है ना। तो ये बड़ा डेंजरस है। इस तरह ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि नदियों को देश जो है एक वेपन की तरह यूज करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करने का, एक दूसरे को हराने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। और पुराने जमाने में किस तरह से पानी को संजो के रखा जाता था ऐसी डिफेंसिव इसमें, ताकि उसको जब लड़ाई हो तो वो पानी उनको बचा सके, हैं। आखिरी चीज एक और देख लेते हैं आज की डेट में, हमारा समय हो रहा है वैसे तो, पर आखिरी चीज मैं बता देता हूं आपको। इसी तरीके से जो 539 बीसी में साइरस ने, जो पर्शिया का राजा था, साइरस जो बेबीलोनियन एम्पायर था, उसने क्या किया, ये नदी का पानी, क्योंकि इसमें जा नहीं सकते थे, बाउंड्री थी ऐसी, और ये बड़ी नदी यूफ्रेटिस नदी यहाँ से गुजर के जा रही है, इसमें से जाना मुश्किल है। तो उसने क्या किया, ये टिग्रिस नदी को, इस टिग्रिस नदी का डायरेक्शन चेंज कर दी, पानी का फ्लो इधर से करके दूसरी जगह मोड़ दिया, ब्लॉक करके रास्ता, उसका रास्ता बदल दिया, और सेना जो है आराम से घुस गई है। हालांकि इस देश का जो राजा था उस समय, ये नबोनिदस राजा था, इससे लोग बड़े परेशान थे, या इसको अच्छा राजा नहीं माना गया। और हर एक एम्पायर के डाउनफॉल में एक ना एक ऐसा राजा आ जाता है जो कि सारे अच्छे काम जो पहले के किए हुए हैं उसको सब सत्यानाश कर देता है। इस नबोनिदस राजा से सब परेशान थे, और साइरस को चाहते थे कि साइरस आके यहाँ पे इसको हरा दे। तो जब इसको हरा दिया गया तो उन्होंने दरवाजे खोल दिए, आओ साहब, कोई कुछ नहीं हुआ। तो इसमें भी एक कंट्रोवर्सी है, कई इतिहासकार बोलते हैं साहब साइरस ने आया और लड़ाई करी, उसके बाद ये सबको मार दिया। कुछ बोलते हैं कि लोगों ने वैसे ही दरवाजा खोल दिया, आओ साहब, कोई वेलकम है आपका। तो इस तरह से हमें देख रहे हैं कि किस तरह से ये नदियों का यूज हुआ है एज अ वेपन, एज अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका किस तरह से प्रयोग हुआ है। तो आज हमने यहां तक देखा। इसके बाद आगे हम अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मैं तो इतना ज्यादा इसमें वो जितना घुसता हूं उतना ही इंफॉर्मेशन मिलती जाती है, और मेरे को इसमें मजा आ रहा है ढूंढने में। पता नहीं आपको सुनने में कितना मजा आ रहा है कि नहीं, पर मेरे को तो इसमें ढूंढने में, बहुत रिसर्च करने में बहुत मजा आता है, और मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन निकाली। तो आज हम यहाँ तक देखा हमने कि किस तरह से हमने दूसरे देशों की सभ्यता देखी, अपने देश की सभ्यता देखी, कैसे बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे बसे हैं वो हमने देखा। फिर हमने देखा किस तरह से हमारे देश की जो गंगा की सभ्यता, जो हमारे देश में आर्यंस आए, उसके बारे में हमने देखा कि किस तरीके से वो आए और हमारे देश में उन्होंने ये 1500 बीसी से लेके इनके आर्यंस का आना शुरू हुआ, और किस तरह से ये देश बने, हमारे देश में अलग अलग प्रोविंसेस बन गई। फिर हमने देखा किस तरह से वेपन ऑफ वॉर की तरह इसको नदियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे अब नदियां बनती कैसे हैं, और बहुत सारी चीजें इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। फिर हम अगली बार मिलते हैं, फिर इस सेशन को और आगे कंटिन्यू करेंगे।